आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच भारत दोस्ती करा सकता है? क्यों कह रहे हैं? और ये कहने वाला कोई और नहीं है बल्कि इजरायली थिंक टैंक है। संयुक्त राष्ट्र में सीट हो जाएगी पक्की, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ केन्या में भारत को एक बड़ा झटका लगा है। अदानी का मामला क्या कोर्ट में चला गया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मध्य पूर्व के दो कट्टर दुश्मनों इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग शुरू होती है तो मध्यस्थता के लिए दोनों पक्ष जिस पर भरोसा करेंगे वो चीन, रूस या अमेरिका नहीं बल्कि भारत होगा। इजरायली थिंक टैंक का ऐसा मानना है। इसके पीछे मजबूत वजह है। ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। 1947 से पहले भारत की सीमाएं ईरान के साथ जुड़ती थी। आज भी दोनों के बीच में मजबूत व्यापारिक संबंध है, खास तौर पर ऊर्जा और ढांचा निर्माण के क्षेत्र में। भारत ने हाल ही में ईरान में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का 10 साल के लिए संचालन अधिकार हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां ईरान से सस्ता तेल खरीदती हैं। हाल के सालों में भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत किया है। दोनों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग स्थापित है। यरूशलेम स्ट्रेटेजिक ट्रिब्यून में एक लेख के अनुसार हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने अपनी भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की थी। काट्ज ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने और ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी। उन्होंने भारत से ईरानी आक्रमण को विफल करने के लिए अमेरिका वाले गठबंधन के साथ जुड़ने का आग्रह किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार की कठोर निंदा की थी। भारतीय नेता ने इसे एक आतंकवादी हमला कहा था। इसके साथ ही नई दिल्ली ने इजराइल फलस्तीन संघर्ष को लेकर अपने द्विराष्ट्र समाधान को लेकर पुरानी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों में गर्माहट बनाए रखी है। इसमें भारतीय अधिकारियों की तेहरान की यात्राएं और प्रशासन के सार्वजनिक बयान शामिल हैं। इसी साल जनवरी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की 2 दिवसीय यात्रा की थी। उन्होंने तत्कालीन ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की थी। आज इजराइल और ईरान दोनों के लिए नई दिल्ली तटस्थता का प्रतीक है। भारत ने ये विश्वास विभिन्न चरणों में हासिल किया है, जिसमें उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की अहम भूमिका है। जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत संभावित संघर्ष में पुल का काम कर सकता है। यह नई दिल्ली के लिए फायदेमंद होगा। ये भूमिका संयुक्त राष्ट्र में उसकी अस्थायी सीट की मांग को भी मजबूत कर सकता है। खैर, अब ये लड़ाई अभी तो फिलहाल होने नहीं जा रही है, लेकिन भारत के जो नॉन अलाइनमेंट की नीति है ये कहीं न कहीं भारत को फायदा दिला रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अदानी ने केन्या के एक एयरपोर्ट में निवेश करने के लिए वहां की सरकार से साथ 1.85 अरब डॉलर की डील की थी। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या के एक हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस डील से अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को केन्या की राजधानी नैरोबी के जोमो केंटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 30 साल तक ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाता। ये केन्या का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन न्यायालय के अगले आदेश तक इस डील के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार नैरोबी में जोमो केंटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अदानी एयरपोर्ट को लीज देने के केन्या सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। केन्या ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ साथ वकीलों की संस्था ने भी इस कदम को असंवैधानिक बताया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि स्ट्रेटजी को प्रॉफिट कमा रहे इस एयरपोर्ट को किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने का कोई तुक नहीं है। यह सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और पब्लिक मनी के विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालांकि केन्या की सरकार ने डील का बचाव करते हुए कहा कि जकिया की मौजूदा कैपेसिटी से संबंधित समस्याओं में तत्काल सुधार की जरूरत है। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने अबू धाबी स्थित अपनी सहायक कंपनी ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑपरेटर के माध्यम से एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की। कंपनी ने केन्या सरकार को 2029 तक एक नए टर्मिनल और टैक्सी सिस्टम के लिए $750 मिलियन के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
साथ ही 2035 तक एयरपोर्ट में सुधार के लिए अतिरिक्त 92 मिलियन का निवेश करने की योजना है। अगर ये डील होती है तो ये भारत के बाहर अदानी ग्रुप का पहला एयरपोर्ट होगा। अभी ये ग्रुप देश में आधा दर्जन से अधिक एयरपोर्ट्स का संचालन करती है। आपको बता दूं, अफ्रीका में जिस तरीके से चल रहा है, ये जो साधारण सी चीज आपको सामने में दिखी, असली गेम इससे अलग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को ऐलान किया कि वे अगले 3 सालों में अफ्रीकी देशों को 50 अरब डॉलर से ज्यादा का लोन देने जा रहे हैं। वो वहाँ बड़ी रकम निवेश करेंगे। जिनपिंग दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद अफ्रीका में गरीबी मिटाना है, लेकिन कहानी कुछ और है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन बेजोड़ है। वो भारत समेत पूरी दुनिया को सामान बेचता है, इससे उसे खूब कमाई होती है। लेकिन जानकारों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया, तब से उसकी बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच पीएम मोदी ने ऐसा फैसला किया कि चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना सामान कहाँ बेचे, इसलिए वो अफ्रीका की तरफ भाग रहा है। दरअसल चीन ने अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 50 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जिनपिंग ने कहा कि चीन अफ्रीका के साथ उद्योग, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश में सहयोग को गहरा करने के लिए तैयार है। हम उन्हें अत्याधुनिक चीजें दे सकते हैं। यहीं से कयास लगने शुरू हो गए कि चीन क्या चाहता है। दरअसल चीन अफ्रीकी बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल बेचना चाहता है, क्योंकि भारत ने सोलर पैनल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी, कनाडा समेत कई यूरोपीय देशों ने चीन के सामानों के निर्यात पर 100% टैक्स लगा दिया है। इससे चीन को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार नहीं मिल रहे, इसलिए वो अफ्रीकी देशों को पैसों का लालच दे रहा है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। भारत चीन से सोलर पैनल के आयात पर अंकुश लगा रहा है। सोलर पीवी सेल मंगाने पर रोक लगा दी है। इससे चीन से आयात होने वाले सोलर पैनल उपकरणों में कमी आई है। पहले भारत में आयात होने वाले मॉड्यूल और पैनल के रूप में असेंबल किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल में चीन की हिस्सेदारी 82% होती थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब आयात में काफी गिरावट आई है। दूसरी ओर यूरोपीय देशों की सख्ती ने चीन की हालत खराब कर दी है। आयात शुल्क के कारण प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया है। इस कारण चीन को अपने प्रोडक्ट वापस मंगाने पड़े हैं। अब उसे बाजार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अफ्रीकी देशों की ओर भाग रहा है। वो वहाँ बाजार बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये तभी होगा जब वो भारत को वहाँ से निकाले। चीनी राजदूत ने भारत को लुभाने की भी कोशिश की। आपको याद होगा, जब देश की नज़र लोकसभा चुनाव के नतीजों पर थी, तब भारत में चीन के नए राजदूत जू फेयोंग ने सोशल मीडिया पर भीषण गर्मी और लू की तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि चीन ग्रीन एनर्जी तकनीक का मास्टर है और बेहतर होगा कि भारत की नई सरकार इस मामले में इसके साथ मिलकर काम करे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा था कि चीन न्यू एनर्जी व्हीकल यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या बैटरी से चलने वाले वाहन क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने को इच्छुक है। वैसे आपको बता दूं, कई सारी चीजें कही जा रही है केन्या से एंट्री नहीं होने की। सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप के साथ जो ये समझौता हुआ, ये समझौता अंदर खाने था, पब्लिक नहीं हुआ, बाद में ये रिवील किया गया। इसके लिए जनता ये कह रही है कि बीड क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात कही जा रही है कि अदानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो अलग है। चौथी कही जा रही है कि लोकल लोगों को नहीं मिलेगा काम। उसके बाद केन्या के राष्ट्रीयता की बात आ रही है, और सबसे बड़ी बात आ रही है जियोपॉलिटिकल फिगर। कहा जा रहा है कि यहाँ पर चाइना अब भारत को नहीं चाह रहा है कि भारत यहाँ आगे बढ़े, और अदानी ग्रुप के साथ इस तरीके से रोक के साथ भारत के एक बड़े प्लान को भी रोका जा रहा है। जो भी हो, भारत के लिए अब ये कहा जा रहा है कि भारत को भी अफ्रीका समिट बुलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।